कॉर्ड, ओके। तो एक्सप्लेन कंडीशनल ऑपरेटर इन सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, कंपेयर इट विद इफ एल्स स्टेटमेंट। तो कंडीशनल ऑपरेटर को एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, वो जो डिपेंड करते हैं कि क्या आउटपुट होगा एक्सप्रेशन का। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दो सिंबल से, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। मतलब हम इफ एल्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम सिंगल लाइन में कंडीशन हम लिखते हैं और जो उसका आउटपुट होता है उस हिसाब से वैल्यू असाइन हो जाती है। तो इसका सिंटैक्स अगर देखें तो एक्सप्रेशन 1, तो ये कंडीशन होगी एक्सप्रेशन 1 में बी एक्स इक्वल्स 2 और समथिंग, तो उसकी वैल्यू होगी फिर एक्सप्रेशन 2। अगर ये ट्रू हुआ, पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है, यानी ये वाली अगर कंडीशन ट्रू होती है क्वेश्चन मार्क के पहले, तो वैल्यू होगी ये वाली, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3। ठीक है, तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल में, इसकी वैल्यू। और जाहिर सी बात है कि वेरिएबल जो होगा वो उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स आएगी, या फिर जो भी रिटर्न कर रहा है बेसिकली। तो एक प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो लेट्स से हमने लिया एक इंटीजर एज और यूजर से हमने एज मांगा, और स्कैन एफ से इनपुट करा लिया उसकी एज, एंड और एज आने के बाद में हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हुए, यानी कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हुए एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे कि अगर एज उप्स ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हुई, तो हम प्रिंट करेंगे, कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो हम ये वाली एक्सप्रेशन यानी पहली वाली एक्सप्रेशन, तो ये जो है क्वेश्चन मार्क के पहले वाला ये कंडीशन है यहाँ पे एक्सप्रेशन 1, अगर ये ट्रू हुई तो प्रिंट होगा एडल्ट, और अगर फॉल्स हुई तो कॉलन के बाद वाला एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन 3 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इस केस में हो जाएगा नॉट एडल्ट और चाइल्ड, और माइनर जो भी है डालना हम डाल सकते हैं। देखते हैं, एंटर एज, यहाँ पे 18 अगर डालते हैं तो आया एडल्ट, अगर हम 12 साल डालेंगे तो आया चाइल्ड। तो यही जो है वो टर्नरी ऑपरेटर है जो वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख के उसको समझा सकते हैं। और कुछ पूछा है इसमें, कंपेयर इट विद द, तो एग्जांपल दे दिया हमने, कंडीशनल ऑपरेटर बता दिया यही है। और अब दूसरा पूछ रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट में और कंडीशनल ऑपरेटर में, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको पता होगा। दोनों में मेन डिफरेंसेस ये हैं कि ये सिंगल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है। अब इसी चीज को हमें अगर लिखना होता तो हम इफ लगाते कंडीशन अगर, और फिर यही कंडीशन अंदर डालते, और फिर उसके अंदर हम अगर कंडीशन ट्रू ही हुई तो ये प्रिंट करते ऐसे, और कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ये सेकंड वाली एक्सप्रेशन यूज करते, वो एग्जीक्यूट होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में हो जा रहा है और इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ रहा है। तो ये कि इसका एक डिफरेंस है। उसके अलावा इसमें हम इसकी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कैर टाइप या कुछ भी हमने नाम दिया इसका वेरिएबल, और इसकी वैल्यू हमने इसमें टाइप इक्वल टू यानी इसमें होल्ड कर लिया और फिर बाद में इसको प्रिंट करा दिया।
तो इसमें हम वेरिएबल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो रिजल्ट आता है उसकी वेरिएबल यहाँ पे इस तरह से होल्ड नहीं करते हम. So can be used to assign a value to a variable. Here we cannot be used to assign a value to a variable. मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए अगर एग्जीक्यूट करना है, मान लिया यहाँ पे इसमें मल्टीपल है, कुछ प्रिंट करना है, कुछ कैलकुलेट करना है, कुछ एक्स वाई जी करना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो उसके लिए इफ एल्स स्टेटमेंट बेटर है. लेकिन ये नहीं होगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर लिखना उसको, फिर और चीजें लिखो, तो इट्स नॉट रियली गुड. अगर छोटा एक लाइन का स्टेटमेंट है तो चलेगा, ये टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं, सिंपल है. बट काफी बड़ा अगर काम करना है इफ और एल्स के अंदर, तो इट्स बेटर टू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट. तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो conditional operator is not useful for executing multiple statement, और if else statement is suitable for executing multiple statements. दूसरा कि nested ternary operator is more complex. अभी इसके अंदर मान लो nesting होती, एक इसके अंदर if होता, if age is greater than 24, या फिर लिखते 60 यहाँ पे, और फिर प्रिंट करते सीनियर सिटीजन में भी. सीनियर सिटीजन क्या होता है, 70 होता है शायद ना, सीनियर सिटीजन. तो ये मल्टीपल कंडीशन होती है यहाँ पे अगर, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना यहाँ पे. लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट थोड़ा आसानी से हो जाता है. तो ये इसके मेन डिफरेंसेस हैं. तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड देन I'll ask you guys so that you guys can also revise that. तो डिफरेंसेस, कंडीशनल ऑपरेटर और दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट. तो पहला डिफरेंस है कि सिंगल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट. दूसरा डिफरेंस है, और दिस इज अ प्रोग्रामिंग block in which statements come under parenthesis. दूसरा difference, can be used to assign a value to a variable, cannot be used. और फिर लास्ट, second last, not useful for executing multiple statements. किसी का हवा आ रही है बहुत तेज से, I'm going to mute that person. Okay, so not useful for executing multiple statement, और ये suitable for executing multiple statement. Last, nested ternary operator is more complex and hard to debug. और इसमें है कि nested if else statement is readable and easy to maintain. ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं. So let's start with, so maybe Abhijit, you can go first. So tell me one difference between conditional operator and if else statement. This is a single programming statement, and if else statement, the programming block, we use programming blocks in which statements under parenthesis. करेक्ट. तो ये सिंगल स्टेटमेंट में आ गया, और इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, और मतलब ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक है बेसिकली, इसके अंदर बहुत कुछ एग्जैक्टली, और उसको पैरेंथेसिस में हमने रैप किया हुआ है. ठीक है, लेट्स गो विद रविंद्र. टेल मी सेकंड डिफरेंस बिटवीन conditional operator and if else statement.
ठीक है, if I don't hear from one of you, I'm assuming you are not able to unmute yourself or something, so I'll move on to the next person. Sajjan, you want to go? Conditional operator not useful for executing multiple statements. Mm-hmm. It is if else statements suitable for executing multiple statements. Okay, thank you. Sumaya? A conditional operator can be used to assign a value to a variable. An if-else statement cannot be used to assign a value to a variable. करेक्ट, यहाँ पे हम टाइप पे इसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फिर टाइप को हम प्रिंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो हमने असाइन नहीं की है, लेकिन हाँ यहाँ पे इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं ये, और फिर फाइनली उसको But is that an accurate way of saying it? Because you can assign inside an if-else also. It's only that it doesn't hold and return a value. इफ यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा वो, यहाँ पे मैं आई कैन नॉट राइट लाइक वेरिएबल आई इक्वल्स व्हाटएवर, यहाँ पे यहाँ वेरिएबल तो नहीं होगा, इस तरह से नहीं कर सकते, तो मतलब इसकी जो रिटर्न नहीं करेगा इस तरह से, बट हाँ अंदर वैल्यू होल्ड करके जो भी कराना है करा सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। Who wants to go next? Who is not gone? Anand? Yeah. Okay. The only thing which is left is can be used to assign a value to a variable. And in the if then else statement, you cannot assign a value to a variable. Okay, I think there's one more left. Alan, you want to go? Okay, so this is also left, which is nested ternary operator is more complex and hard to debug, and nested if-else statement is readable and easy to maintain. तो यहाँ पे ये nested है, if के अंदर और if और मे भी एक और else आ जाता था, तो ये थोड़ा रीडेबल है, लेकिन इसके अंदर और डालना होता स्टेटमेंट तो सिंगल लाइन में थोड़ा डिफिकल्ट होगा रीड करना और मेंटेन करना। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंसेस है। जस्ट रिकैप, कंडीशनल ऑपरेटर सिंगल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक है व्हिच कम्स अंडर पैरेंथेसिस। Conditional operator can be used to assign value to a variable. If else statement cannot be used for the same. Conditional operator not useful executing multiple statement. If else the reverse is true. Conditional operator nested ternary operator is more complex and hard to debug, और उसमें रिवर्स है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। ओके, अब आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, टाइप डेफ और इनम। किसको ऑलरेडी पहले मतलब आउट ऑफ यू गाइज डू यू नो एनीथिंग अबाउट टाइप डेफ? किसी को पता है तो बोल सकता है बिफोर वी स्टार्ट। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट यू डोंट नो। सो सी के अंदर ना बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, तो बिफोर हम टाइप डेफ पे हम चले, हम डेटा टाइप एक बार क्विकली समझ लेते हैं। तो डेटा टाइप इन सी, तो इसमें पहला होता है प्राइमरी, सेकंड होता है डिराइव्ड, और थर्ड होता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड, तो प्राइमरी में आ जाता है आपका इंट, कैर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वाइड कैरेक्टर और वॉइड। ये सारा प्राइमरी डेटा टाइप है। डेराइव डेटा टाइप में आता है फंक्शन, अरे, पॉइंटर, रेफरेंसेस। ओके, और यूजर डिफाइंड में आता है क्लास, स्ट्रक्चर, कल पढ़ा था हमने स्ट्रक्चर के बारे में, यूनियन भी पढ़ा था कल, यूनियन भी आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इनम और टाइप डेफ। तो ये सारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो डेफिनेशन तो हमको यहीं से मिल गई कि टाइप डेफ क्या होता है। टाइप डेफ इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उससे हम एक और डेटा टाइप अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जब बनाते हैं तो उसको टाइप डेफ कहते हैं। तो एग्जांपल लेके समझते हैं हम। पहले इसका लिख लेते हैं सिंटैक्स,
इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो उसका सिंटेक्स होगा एग्जिस्टिंग डेटा टाइप नेम और उसके बाद यूजर गिवन डेटा टाइप नेम, यूजर गिवन नेम। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसको हटाओ, टाइप डेफ अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट क्या है? एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है सी का। अब इसी को हम रीनेम करके कुछ और देते हैं, अनसाइंड इंट, इस तरह दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिफाइन करने के बाद अब हमको ये नहीं लिखना पड़ेगा इतना बड़ा। मान लो ये बड़ा था, हमने इसको छोटा कर दिया, मान लो UNINT कर दिया मैंने इसको। ठीक है, छोटा कर दिया। तो अब जब हमें कुछ डिफाइन करना होगा वेरिएबल, तो हमें ये इतना बड़ा इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा, अनसाइंड इंट I = 5, J = 8। इसकी जगह पे हम अपना नाम लिख सकते हैं, मतलब ये यूज करने की जगह हम इसका काइंड ऑफ, यू कैन थिंक ऑफ लाइक एन एलियास, unint I = 5, J = 8। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये कोई नया डेटा टाइप क्रिएट नहीं करता है, बट इट जस्ट डिफाइंस द नेम ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। प्री एग्जिस्टिंग डेटा टाइप हमारा अनसाइन इंट था, इसी का नाम उसने डिफाइन कर दिया। ठीक है, so what are the benefits? This can increase the portability of a program as only type def statement should be changed। तो कल कुछ अगर हमें चेंज करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे, तो जहां जहां ये यूज हुआ है ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। ओके, using type def can also aid in self documenting code by allowing descriptive names for the standard data type names। तो हम क्योंकि कुछ भी नाम यहाँ पे ले सकते हैं, तो हम अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये इसका वन ऑफ द बेनिफिट्स है। ठीक है, तो अब हम इसको रिवाइज करेंगे। सो व्हाट इज टाइप डेफ? टाइप डेफ allows you to define a new data type using an existing data type। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसका? does not create a new data type but defines the name for pre-existing data type। थर्ड पॉइंट है increases portability of the program as only type def statements should be changed। और एक और पॉइंट ले लेते हैं, it helps in self documenting names, self documenting code by allowing descriptive names for the standard data type names। इसमें से कोई पॉइंट है जिसको नहीं समझ में आया किसी को बिफोर वी रिवाइज? ठीक है, so let's start with Abhijit। You want to go first? So tell me what is the type def? टाइप डेफ मतलब एक मतलब ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, जो तुमने पॉइंट्स लिखा है। हाँ, explain, नहीं, you can explain it, you can read it, whatever is comfortable, as long you've understood। आप एग्जाम में किस तरह से लिखोगे? अभी आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, राइट? अभी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा अच्छा, आपको कि आपको डिफाइन करना है ये सारी चीजों को, तो हाउ विल यू राइट इट? Just give me one point so that others also get a chance to say other points। okay. Type def allows us to define a new data type with the help of existing data type। Correct।
तो पुराने डेटा टाइप से एक नया डेटा टाइप हम बना सकते हैं, और इससे एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया है। अनसाइंड इंट था हमारा एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, तो उसका हमने अपना नाम दिया है अनइंट, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और फिर ये पूरा लिखने की जगह हम बस जो हमने नया नाम दिया है, थिंक ऑफ दैट एज एन एलियास, इट्स लाइक मेरा निक नेम है। मतलब घर का नाम कुछ और है, बाहर का नाम कुछ और है, तो घर पे मुझे ये बुलाते हैं, बट मैं चेंज तो नहीं हो गया ना, मैं वही इंसान हूँ। आई एम द सेम पर्सन, आई एम जस्ट शॉर्ट नेम घर पे होगा, पप्पू होगा किसी का नाम, छोटा नेम, राइट। जस्ट लाइक इंग्लिश में हम लोग जो प्रीपोजिशन को बोलते हैं वही, मतलब बार बार नाम लिखने की जगह हाँ, ही he, शी, और him, मतलब वो जो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो गुड, तो यू अंडरस्टूड इट। आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक है, और एग्जाम्पल दे दिया तो अब इतना तगड़ा वाला तो भूलेगा भी नहीं। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट पर्सन, लेट्स गो विद सुमैया। सो टेल मी द नेक्स्ट पॉइंट about type def. This is already done. Oops. It does not create a new data type but defines a name for a pre-existing data type. करेक्ट, कोई नया डेटा टाइप, मतलब नया पर्सन, अगर किसी को हम पेट नेम बुला रहे हैं तो वो नया इंडिविजुअल नहीं हो जाएगा, सेम इंडिविजुअल है, उसका नाम हम डिफरेंट दे रहे हैं। सो इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप बट डिफाइंस द नेम फॉर प्री एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। गुड। ओके, नेक्स्ट पर्सन, Sajjan, give me the next point for type def. Sajjan, are you there? Okay, I'll move on to the next person. You there? Yeah, I'm here. Okay, please tell me. For type def, basically what I understood from type def, it allows us to create a new data type. Mm-hmm. Can you give me Custom another data type. point which others have not given? So 2 points have already been covered, first and second. You're looking at my screen, right? Okay, yeah. The 2 points have already been covered. So what's the third point about type def? It increase probability of the program as only type def statement should be changed. Good, good, perfect. Okay, next person who wants to go. Anand? Yeah, the last one. Yeah. It helps in self-documenting code by allowing disruptive name Yeah. for the standard data type name. Correct, perfect. Cool, so we are done with type def. लेकिन इससे थोड़ा अपने को समझ में आया कि सी में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो अभी इसमें से कुछ भी पूछेगा तो ये तो हम कल पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर यूनियन, आज हमने टाइप डेफ पढ़ लिया, अब हम इनम पढ़ेंगे, तो एटलीस्ट इसमें से कुछ आया तो वी कैन आंसर द क्वेश्चन। तो अच्छा, मेरा एक अलग बोलो। क्वेश्चन था। बोलो। मतलब मैंने जब जो मटेरियल स्टडी किया था वहाँ पे एक चीज था, लॉन्ग इंट और शॉर्ट इंट। ये मतलब ये क्या इंट का ही कुछ पार्ट है? इंट ही है वो, लेकिन वो ज्यादा नंबर्स ले सकता है, उसका एक साइज होता है। जैसे इंट 4 बाइट ले सकता है, लॉन्ग इंट पता नहीं 8 या 16, जो भी उसका बाइट होगा वो ले सकता है। तो अगर तुम्हें पता है कि ज्यादा नंबर आने वाले हैं, बड़े नंबर आने वाले हैं, ठीक है, जैसे हम कल मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर कल का क्लास में तुम थे तो कल हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, और फिर आई थिंक सीरीज थी या कोई सीरीज थी जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो अब 3 into 3 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, करेक्ट, 3 into 3 into 3 into 3, इतना लंबा हम जब करेंगे, और कितनी भी लंबी हो सकती है, राइट, अप टू n, n में 100 भी डाल सकता है वो। तो इतना जब नंबर आएगा तो उतना साइज होना चाहिए ना, इंट नहीं ले पाएगा उतना बड़ा, तो इसीलिए वहां पे लॉन्ग इंट यूज करते हैं। समझ गए? अच्छा, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू इनम। किसी को पता है इनम क्या होता है? ठीक है, लेट्स गो विद इनम। सो दिस वाज टाइप डेफ, मेक इट बोल्ड, और इसको उठा के थोड़ा नीचे डाल देते हैं ताकि डजंट डिस्ट्रैक्ट अस। ओके, आता है हमारा इनम। सो सबसे पहले डेफिनेशन तो हमको यहीं से मिल जाती है। जैसे हमारा टाइप डेफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था, तो ये भी इनम भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। सबसे पहले डेफिनेशन तो वहीं मिल गई। अब और क्या डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो इनम इज मेनली यूज्ड टू असाइन नेम टू द इंटीग्रल कांस्टेंट्स। तो इंटीग्रल जो कांस्टेंट होते हैं उसको नेम प्रोवाइड करने के लिए इनम का यूज होता है, ताकि प्रोग्राम इजी टू रीड हो और इजी टू मेंटेन हो। अब इसका सिंटैक्स में बताता हूँ कैसे दिखेगा ये।
सिंटैक्स इनम कीवर्ड लिखेंगे पहले, जैसे उसमें टाइप डेफ लिखते थे कीवर्ड, तो इसमें इनम कीवर्ड लिखेंगे। फिर उस इनम का वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर मल्टीपल कांस्टेंट्स दे सकते हैं, कॉन्स्ट 1, कुछ भी नाम हो सकता है इसका। मैं कॉन्स्ट 1 इस तरह लिख रहा हूँ, कॉन्स्ट 2, कॉन्स्ट 3। तो हर को एक इंडेक्स मिल जाता है, इंडेक्स के जरिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये यहाँ पे स्पेस आएगा। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं यहाँ से, लिखते हैं इनम डेज। तो डेज कौन कौन से होता है, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी होता है। तो मैंने लिख दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें इनम हमारा हो गया कीवर्ड, ये हो गया हमारा वेरिएबल का नाम, और ये हर एक आइटम को कहते हैं इनोमिनेटर्स। इनोमिनेटर्स मतलब ये कांस्टेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स हैं। तो हर का एक स्टेट है, यहाँ पे इंडेक्स नहीं बोले, यहाँ पे स्टेट बोलते हैं उसको। जैसे अरे में इंडेक्स होता है, यहाँ पे स्टेट होता है। तो अरे में जैसे 0 1 2 से स्टार्ट होता है, वैसे ही इसमें भी 0 1 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस है अरे के इंडेक्स और इसके इंडेक्स में, वो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो इनम डेज का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसे हम स्ट्रक का बनाते थे कल का, याद है कि ये पूरा लिखने के बाद या तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो लेट्स से डे, उप्स, और या तो नीचे लिखो। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज किया हमने, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया किस टाइप का, डेज टाइप का, मतलब इनम डेज टाइप का ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये डे। ठीक है, इसके अंदर ये सारी वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, जैसे स्ट्रक्ट में याद होगा कल हमने स्ट्रक्ट जब बनाया था, तो स्ट्रक्ट था, फिर हमने नाम दिया था यू जॉब, नहीं क्या था, स्ट्रक्ट जॉब, राइट, स्ट्रक्ट जॉब। और फिर उसके बाद उसके अंदर काफी वेरिएबल्स थे अलग अलग, और फिर फाइनली उसका नाम था लाइक स्ट्रक्ट जॉब समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नाम था। तो बेसिकली इस टाइप का हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, इस टाइप का हम डिक्लेयर कर रहे हैं डे। तो डे के अंदर ये सारी वैल्यू उसको मिल जाएगी। तो अगर हम सेट करते हैं डे की वैल्यू लेट्स से वेंसडे, तो हमें इसकी वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक है, अब एक प्रॉपर प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो लेट्स से इसको निकाल देते हैं, पहले इसको लूप थ्रू करते हैं, पहले वाले को। फॉर आई एंड आई इक्वल्स संडे, आई लेस देन इक्वल्स सैटरडे, आई प्लस प्लस। तो ये पूरे पे लूप करना है हमें। संडे से स्टार्ट कर रहे हैं और सैटरडे तक जाएंगे। प्रिंट करते हैं परसेंटेज डी आई, देखते हैं क्या आता है। उप्स, कुछ गड़बड़ हुआ। एफ, मैं PHP यूज करता हूँ ना, इसलिए प्रिंट याद है मुझे। तो ये देखो पूरा प्रिंट हो गया। तो क्या वैल्यू इसकी आ रही है, इसकी वैल्यू 0 1 2 3। मतलब अगर सिर्फ इसको प्रिंट करोगे, ये कॉन्स्टेंट्स है, मैंने बताया था ये कॉन्स्टेंट्स है, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स जिसको बोलते हैं इनोमिनेटर्स। तो हर की वैल्यू अलग अलग मिलेगी इसमें, 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 3, ये सारा आपको वैल्यू इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो इसके कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि पहला हो गया कि 2 इन्यूमरेटर्स कैन हैव सेम वैल्यूज, 2 इन्यूमरेटर की सेम वैल्यू हो सकती है। If we do not explicitly assign value to enum names, the compiler by default assigns values to the string from 0. इसमें हम इनकी वैल्यू एक्सप्लिसिटली भी असाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं संडे इक्वल्स मे बी 2, मंडे इक्वल्स 4, इस तरह से हम लिख भी सकते हैं। लेकिन अगर हमने नहीं असाइन किया वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको 0 से स्टार्ट करेगा और जितना आइटम्स है वहां तक जाएगा वो। तो क्योंकि हमने नहीं इसको असाइन की वैल्यू, इसलिए वो 0 1 2 3 4 5 6 दे रहा है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे जहां पे हम उसकी वैल्यू असाइन भी करेंगे। तो लेट्स ट्राई इट आउट। मान लिया हमने संडे को 1 दे दिया और इसकी ये सब की नहीं दी,
क्योंकि हमने ये सब के नहीं दिए तो उसी के आगे से वो इंडेक्स स्टार्ट कर देगा। तो अगर हमने यहाँ पे 1 दिया है तो इसी के आगे से स्टार्ट कर देगा, 1 2 3 इस तरह से। और बीच में हमने मान लीजिए जाके वेंसडे को 5 कर दिया, मतलब हमने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, हमने कहा यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे मैंने 5 दे दिया। तो अब यहाँ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे उसको 5 मिला, अभी 5 से स्टार्ट हो जाएगा, 5 6 7। अगर बीच में हमने फिर से ब्रेक कर दिया, 100 कर दिया, तो 100 से स्टार्ट कर देगा वो। तो इस बेसिकली वो सीक्वेंस में जाता है, लेकिन अगर उसको कहीं पे असाइंड वैल्यू मिलती है तो फिर वहां से काउंटर शुरू कर देता है वो। तो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। संडे 1, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 5, why 4 is getting printed? 1 2 3 4, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। One, 2, 6, 7, 8, 9. Okay. कि ये देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। I'll come back to this. I don't know why it's giving this unusual number. ठीक है, so let's write about enums. So user defined data type used to assign names to integral constants makes program easy to read and maintain. I'll come back to you about why we are getting this stupid result tomorrow. ठीक है, तो ठीक है, let's quickly revise. So Abhijit, what are enums? This is user defined data type. Okay, good. Anand, the next point. Yes, sir. Used to assign name to an integral consistent, constant. Okay, good. Sumaya. Program easy to read and maintain. Sorry. Makes the program easy to read and maintain. Cool, perfect. तो कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर यूनियन, आज इनम टाइप डेफ भी हो गया, फिर किसी दिन क्लास भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज? व्हाई सी लैंग्वेज इज रेफर्ड टू एज मिडिल लैंग्वेज? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ही रिपीट होता है। तो आई एम प्रीटी श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज क्या है। सो हु कैन टेल मी व्हाट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज? एग्जाम्पल ही दे दो, जैसे कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएगी? It's basically a low level with 0 and 1 machine, like what you call assembly language is a high level language. ओके, सो नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने ये चार्ट दिखाया था, I'll show you another chart also about programming Python language. is a high level language. Sorry. It's low level. It's not high level. Correct. Assembly is low level. ओके, नो प्रॉब्लम, अभी क्लियर हो जाएगा। हम्म। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 3 टाइप की लैंग्वेज होती है। पहला होता है लो लेवल, सेकंड होता है मिडिल लेवल, और थर्ड होता है हाई लेवल। मैं एग्जांपल ही बताऊंगा उसमें। तो लो लेवल के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है मशीन लैंग्वेज, मशीन या फिर इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है असेंबली
लैंग्वेज, व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट आनंद। ओके, तो लो लेवल में दो टाइप हो गए हमारे पास, मशीन और बाइनरी, सॉरी मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। मिडिल लेवल में हमारे पास सी लैंग्वेज है, और हाई लेवल में एग्जांपल होगा आपका सी शार्प हो गया, जावा है, रूबी है, PHP, ES, ECMAScript, पर्ल, पाइथन, पास्कल और डॉट नेट। तो ये सब हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो लो लेवल लैंग्वेज ज्यादातर वो लैंग्वेजेस है जो मशीन्स आसानी से समझ लेती है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, और हमें मेहनत करनी पड़ेगी लो लेवल लैंग्वेज में लिखने के लिए, कोड ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन को समझने के लिए, बट प्रोग्रामिंग फ्रेंडली है ये ज्यादा। ठीक है, तो लेट्स राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। सो हाई लेवल एंड लो लेवल। तो पहला So पॉइंट है, Imran, there's one question. या Then what is the difference between the C language, which was basically a starter? I think so. उससे पहले भी there were a couple of languages. C आया तो काफी user friendly हुआ. Then major जितना ये C sharp, Java, Ruby और ये these are all user friendly. मतलब उसमें ज्यादा syntaxes और वो सब eased out कर दिए इन लोगों ने. That was the only difference. But that is the difference between high and mid. या तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, और एक्चुअली वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रहा है कि वो मिडिल लैंग्वेज कहलाती है वो सी लैंग्वेज, इन दोनों के बीच में है वो एक्चुअली। ठीक है, Okay. तो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली और थोड़ा सा मशीन फ्रेंडली भी है, ये बीच में है। तो इसको इसीलिए मतलब उस पे मैं आ रहा था वो क्वेश्चन पे भी, इसीलिए इसको मिडिल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ लो लेवल एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेज। तो वो गैप बाइंड करती है बिटवीन लो एंड हाई लेवल लैंग्वेज, इसीलिए वो मिडिल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, Okay. सो लेट्स कम बैक टू हाई लेवल लो लेवल। तो ये प्रोग्रामर फ्रेंडली हो गई, फ्रेंडली, और ये हो गई मशीन फ्रेंडली। स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ बट शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी फिलहाल। ये क्या लगता है, हाई लेवल में ज्यादा मेमोरी लगेगी या लो लेवल में? High level. कौन से ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट होगा? ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट हाई लेवल वाला होगा। नो, तो उसको ज्यादा कंपाइलेशन करना पड़ेगा सब कुछ मशीन को समझाने के लिए। हाँ, तो मेमोरी ज्यादा खाएगा ना वो. हाँ, तो ये वाला हाई मेमोरी एफिशिएंट है, लो वाला क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मशीन समझ जाएगा उसको, बस कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा। दिस इज लो मेमोरी एफिशिएंट। और जितना ज्यादा तुम लोग आंसर करोगे ना, इट्स इज गुड फॉर यू फॉर एग्जाम्स, क्योंकि फिर वो चीज डिस्कस जब होगी ना तो दिमाग में बैठ जाएगी। इफ यू मेक अ मिस्टेक, अभी यू मेड मिस्टेक राइट नाउ, अभी तुम्हें एग्जाम में ये पॉइंट याद हो गया, वो 100% ये पॉइंट लिख दोगे जाके। ठीक है, तो हाई लेवल इज लो मेमोरी एफिशिएंट एंड लो लेवल इज हाई मेमोरी एफिशिएंट। दूसरा, कौन सा इजीली डिबग हो जाएगा? So low level. नहीं, प्रोग्रामर फ्रेंडली ये है ना, जो प्रोग्रामर फ्रेंडली होगा वो आसानी से डिबग कर सकते हैं। स्पीड में भी डिफरेंस आएगा ना, जैसे हाई लेवल में स्पीड जल्दी, मतलब स्पीड बेसिकली कम लेगा, और लो लेवल में स्पीड ज्यादा लेगा। राइट, राइट। तो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, व्हिच इज इजियर टू डिबग? High level. हाई लेवल। करेक्ट, सिंपल टू डिबग, कॉम्प्लेक्स टू डिबग। ओके, कौन सा इजीली मेंटेन कर सकते हैं? मेंटेनेंस का मतलब आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, which is easily to maintain. High level language. Yes, simple to maintain, complex to maintain. कौन ज्यादा पोर्टेबल होगा? पोर्टेबल मतलब इस मशीन पे भी चलेगा, उस पे भी चलेगा। अब ज्यादातर अब जैसे पाइथन बनाई है या फिर लेट्स से ECMAScript बनाया है,
तो कौन सी लैंग्वेज है वो सब मशीन्स पे, ज्यादातर मशीन पे चलेगी. पोर्टेबिलिटी मतलब यू कैन रन ऑन मल्टीपल मशीन्स. Low level. No, it's high level. High level is machine independent. Yes, and this is non-portable. So portable, it's the same thing, can run on any platform. दोनों का मीनिंग सेम ही है. पोर्टेबल का प्लेटफॉर्म and this is machine dependent. Okay, कौन से लैंग्वेज को कंपाइलेशन करना पड़ेगा या इंटरप्रेट करना पड़ेगा? High level. Correct. So needs a compiler to interpret or interpreter for translation. और इसको assembler लगता है. Needs assembler translation. कौन सी लैंग्वेज वाइडली यूज्ड है दोनों में से? Of course, high level. Correct. So widely used, not commonly used. Okay, let's give a quick recap. I'm not going to take names now. तुम लोग फटाफट दो पॉइंट बोल दो because we don't have that many people anyways. So one person can start. Yeah. I can start first. It's programmer friendly, is the high level. The low level is machine friendly. It occupies low memory. It occupies high memory. It's high memory efficient, the low level. Okay, good. Next person. It's simple to debug, high level, and complex to debug is low level. And simple to maintain is high level, and complex to maintain is low level. Good. Next. It's portable, and low level is not portable. What is the meaning Can of run on portable means matlab you can run it on any machine. Correct. Perfect. Last. And Who's not gone? Samaya? A high level language needs a compiler or interpreter for translation, and a low level language needs an assembler. Correct. High level language is widely used, and low level language is not. Correct. commonly I think used. सिर्फ लेफ्ट वाला भी अगर हमने ध्यान में रखा तो राइट वाला पता है हमको कि ऑपोजिट होगा उसका. तो ये पॉइंट, और ये हम फिर से रिवाइज करेंगे. ऐसा नहीं कि आज हमने रिवाइज कर लिया तो बस खत्म हो गया. मे बी एग्जाम के एक हफ्ता पहले हम एक दिन देंगे या फिर 2 दिन देंगे इन चीजों को रिवाइज करने के लिए. एंड दैट टाइम वी विल ट्राई कि कम से कम हमें देखना पड़े, मतलब देख के बताना पड़े. आई एम श्योर तब तक हम ऑलरेडी कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर हो चुके होंगे. जैसे कि अभी आनंद ने 75% ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, तो आई एम श्योर एग्जाम तक उसका 125% हो जाएगा. मजाक उड़ा रहे हो. I'm just having fun, that's all. मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ. नहीं यार, मैं भी तुम्हारे जैसे बोर्ड पे हूँ, but trying to do मतलब because it's going to help me out in the future. That's the only thing. Correct. तो आई थिंक ये अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है कि हम 50 चीज अगर पढ़ रहे हैं और उसमें से हमें 10 चीज भी अगर याद नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं पढ़ने का. मेरा तो ये है. तो इसलिए 50 चीज में एटलीस्ट 10 चीज पढ़ो, लेकिन 10 चीज अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि वो भूले ना एग्जाम टाइम में जाके. इसलिए उसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है. तो रिवीजन रोज करना चाहिए मेरे हिसाब से आइडली. बट ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम हर हफ्ते अभी ये हफ्ते हम पाइथन और सी करेंगे. तो पाइथन के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट सैटरडे संडे अपन पाइथन कर सकते हैं. तो और नेक्स्ट वीक फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर देंगे और उसके फॉलोइंग वीक हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और सिर्फ पेपर्स करेंगे, एग्जाम पेपर्स और कुछ नहीं. ठीक है. उसके पेपर्स पाइथन का नहीं, सर ने दिए हैं ना उसके लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, वो मैंने कल शेयर भी किया था ग्रुप पे. तो सर ने दिए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने मतलब लिख लिए हैं. तो we'll discuss that and we'll try to learn and remember. हम बेसिकली याद करने की कोशिश करेंगे. सॉरी. यस, आई विल गिव वन. मैंने एक बुक्स मंगाई है, मैंने उस दिन उस पर भी डाला था, ग्रुप पर भी डाला. There is one group from Gully Boys करके ही है, which has लास्ट 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स उन लोग बोल रहे हैं कि हैं उसके पास जब से स्टार्ट हुआ. That's good. I'll give you.
बोलो। तो मैं आपको दूंगा वो, अगर मेरे पास आ जाएगी ना बुक। आजकल मैं एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टेडिंग टुडे, बट आज तक आई नहीं अभी तक। अगर कल आ जाती है तो आई विल स्कैन इट एंड स्कैन इट अक्रॉस। एक्सेलेंट एक्सेलेंट कूल। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, और कल अपन फिर मिलते हैं, लेकिन 7 बजे। 7 बजे हमारा रेगुलर टाइमिंग है। आनंद, आपने ऑलरेडी वो लिस्ट में हो ना, जो ईमेल? ठीक है, कूल। सो लेट्स कैच अप एट उसकी 7 वजह टुमारो। से और कुछ क्वेश्चन है आप लोग के बिफोर वी एंड द कॉन्वर्सेशन? कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कल आगे चलेंगे इसी क्वेश्चन पेपर में। तो अभी कहाँ तक हो गया है? डिफरेंस यहाँ तक हुआ है ना, इसके आगे चलेंगे। पॉइंटर्स हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, टाइप कास्ट है, जितना हो सके करेंगे। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब कौन why सा वाला? C is as mid language? हाँ, वो तो पहले ही बता दिया ना, आनंद ने पूछा ना क्वेश्चन, तो उसका तो मैंने पहले ही बता दिया आंसर। इट इज बिकॉज इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ लो लेवल एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेज, सो इट बाइंड्स द गैप बिटवीन द लो एंड हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज व्हाई इट्स ओके, कॉल्ड मिड लैंग्वेज। आई वांट टू आस्क लाइक फिर हम बाकी सर्विस कब तक कर पाएंगे? ऐसे स्पीड से चलेंगे तो वो स्लो हो जाएगा एक्चुअली। स्लो ज्यादा तो है, पेपर्स लेकिन नहीं, वो हमारे पास सब्जेक्ट्स टाइम भी तीन। तो 1 ही घंटा है। अगर हम फटफट भागते जाएंगे तो हमें कुछ याद भी नहीं रहेगा, है ना। अगर हम मान लिए हाँ 1 घंटे में अगर हाँ हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन हमारे प्रॉपरली तैयार होने चाहिए, तब तो फायदा है। नहीं तो कोई फायदा नहीं है जैसे कि मैं अगर हाँ, सिर्फ वेरी बात ट्रू। कर रहा हूँ, फटफट फटफट बोल रहा हूँ, तो सुन के तो याद नहीं होने वाला जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे उस चीज को। तो इसलिए ठीक 4 है, तैयार हो उस 1 घंटे में, लेकिन 4 प्रॉपर तैयार हो। ओके, ठीक है, तो इसीलिए चलेगा इंटरेक्ट या। जहां जितना हो सके, लेट्स इंटरेक्ट इन दिस ग्रुप स्टडी। और जितना हो सके लाइक रिपीट वट एवर वी हैव स्टडीड, ताकि वो चीज बैठ जाए दिमाग में। ठीक है, लेकिन आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि इसमें से 3 पॉइंट तो आप लोग लिख ही लोगे एग्जाम में एटलीस्ट, जो हमने डिस्कशन किया है, अगर रिवाइज नहीं भी किया तो, या है ना। इसका, लेकिन आप वो तो डालने बिल्कुल। वाले हो ना, दिस गेम हाँ, यूट्यूब पे डालता हूँ मैं, रोज रोज डालता हूँ रिकॉर्डेड कॉल से, रोज डालता हूँ मैं। ठीक है, सो लेट्स कैच अप टुमारो एट 7 एंड लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। ओके ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय थैंक्स बाय बाय।